रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे नेहा से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, कितना भला बुरा कहा, मगर आज तूने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तू काफी समझदार है और मैं नादान हूँ। सोनिया, रवीश, सौरभ, कुसुम सब एक साथ खुशी खुशी रहते थे। रवीश एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी सोनिया और माँ कुसुम घर संभालती थी और उसका छोटा भाई सौरभ अभी पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही दिनों में सौरभ की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसे बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी नौकरी ऑफर करती है। सौरभ सबकी रजामंदी से बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर में जब वो कंपनी में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक काफी मॉडर्न लड़की नेहा से होती है और सौरभ नेहा से बोलता है, हेलो मिस, माई सेल्फ सौरभ गुप्ता। मैं इस कंपनी में नया आया हूँ। हेलो सौरभ, मैं नेहा हूँ और मैं भी इस कंपनी में नई आई हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखकर अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इस कंपनी में नया है। बात तो ठीक है, मगर मैं तो इस शहर में भी नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस शहर में रहूंगी कहाँ। अगेन अ कोइंसिडेंस, मैं भी इस शहर में नया हूँ। लगता है कि घर भी साथ में ढूंढना पड़ेगा। जनाब, बाकी चीजें बाद में ढूंढ लेंगे, पहले हमें अपना डिपार्टमेंट ढूंढना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों डिपार्टमेंट ढूंढने चले जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें डिपार्टमेंट मिल जाता है, मगर इत्तेफाक से दोनों को एक ही डिपार्टमेंट मिलता है। ऑफिस से निकलते वक्त सौरभ बोलता है, इतनी सारी चीजें एक साथ करी हैं, अब और पता नहीं क्या क्या साथ करना पड़ेगा। लगता है भगवान भी हमसे काफी कुछ साथ में करवाना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर हमें साथ में घर ढूंढना चाहिए, अभी वही बेहतर होगा। हाँ, अगर अभी कोई घर नहीं मिला तो हमें बाहर सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दोनों कमरा ढूंढने में लग जाते हैं, मगर उन्हें कोई कमरा पसंद नहीं आता। काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें एक आलीशान कमरा मिलता है। उस कमरे का मालिक बोलता है, देखिए साहब, कमरा तो आपको मिल जाएगा और ऐसा आलीशान कमरा आपको पूरे धारावी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा और किराया भी जायज है, सिर्फ 15,000 प्रति महीना। मकान मालिक की बात सुनकर सौरभ नेहा से बोलता है, नेहा, इस रूम का रेंट तो काफी ज्यादा है। रेंट तो ज्यादा है, मगर इससे अच्छा कमरा मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। चलो साथ में रह लेते हैं और किराया आधा आधा भर देंगे। नेहा और सौरभ की बात सुनकर मकान मालिक बोलता है, साहब, हमारी सोसाइटी का नियम है कि हम कुंवारे लोगों को मकान किराए पर नहीं देते। इससे पहले कई कुंवारे जोड़ों की वजह से हमारी सोसाइटी बदनाम हो चुकी है। आप मुझे माफ कर दीजिए, आप कहीं और कमरा देख लीजिए। अरे अंकल जी, अभी 3-4 घंटों में रात हो जाएगी और हम कहाँ कमरा ढूंढे। आप कुछ भी करके यही कमरा दे दीजिए। देखिए, मुझे कमरा देने में कोई एतराज नहीं है, अगर आप लोग एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें तो। बाकी आप अपने आप देख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। सौरभ और नेहा सड़क पर रात गुजारते हैं, फिर किसी तरह इंतजाम करके ना चाहते हुए भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वहीं कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद उनकी जिंदगी ट्रैक पर आ गई थी। अब दोनों साथ रहते। उन्होंने किराए की तरह अपने काम भी आधे आधे बांट लिए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। एक दिन सौरभ और नेहा साथ में घूमने जुहू बीच गए। शाम के समय सौरभ ने नेहा से बोला, नेहा, मैं चाहता हूँ कि हमें इस कागजी और दिखावटी शादी को सच में बदल देना चाहिए। हाँ सौरभ, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, फिर शादी की डेट कब की रखें? क्या डेट रखना, शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस तुम अपने घर वालों से इजाजत ले लो। ठीक है, मैं वक्त आने पर माँ और भैया भाभी को बता दूंगा। दोनों अब एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और एक दिन मौका देखकर अपनी माँ और भैया भाभी को सौरभ सब कुछ बता देता है। उसकी माँ अपनी बहू और बेटे से मिलने के लिए दोनों को घर बुला लेती है। नेहा काफी मॉडर्न होने की वजह से स्लीवलेस गाउन पहनकर ही सौरभ के साथ चल पड़ती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ कुसुम चौंक जाती है और सौरभ से बोलती है, बेटा ये तू किसे उठा लाया? माँ, ये तुम्हारी बहू है। तो बहू को बोल हमारे घर के तौर तरीके सीख ले,
भारतीय नारी की तरह। ठीक है माँ, तुम आरती उतारो, मैं नेहा को सब कुछ समझा दूंगा। कुसुम ऐसा सुनकर उन दोनों की आरती उतारती है। फिर अगला दिन आता है और सुबह सुबह कुसुम नेहा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, बस अभी आई। कुछ ही मिनटों में नेहा नीचे आती है और तभी कुसुम बोलती है, छोटी बहू तू एक काम कर, आज तू खाना बना दे, बड़ी बहू किसी काम से बाजार गई है। ठीक है माँ जी, वैसे मैंने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेहा अपने लैपटॉप से वीडियो देखकर खाना बनाने लग जाती है। तब तक उसकी भाभी यानी कि सोनिया भी वहाँ आती है। नेहा सोनिया से बोलती है, भाभी जरा मेरा खाना चखकर तो बताइए। सोनिया एक चम्मच खाना चखती है और अपने मन में बोलती है, आज तो इसने बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। अगर ये ऐसा ही करती रही तो मुझे कौन पूछेगा, और सासू माँ भी सारी जिम्मेदारियाँ इसे दे देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद सोनिया नेहा से बोलती है, नमक और मिर्च काफी कम है, और वैसे भी माँ जी थोड़ा ज्यादा नमक खाती है, तो तुम इसमें थोड़ा नमक और मिर्च डाल दो। सोनिया की बात सुनकर नेहा उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल देती है। जब कुसुम वो खाना खाती है तो वो नेहा को खूब खरी खोटी सुनाती है। आए दिन सोनिया कैसे भी करके नेहा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और कुसुम भी उसको रोज रोज खूब खरी खोटी सुनाती। एक दिन तो कुसुम ने सौरभ से बोला, बेटा ये तूने कैसी बहू ढूंढी है, घर का एक भी काम काज इसे ठीक से नहीं आता, हर बार कोई न कोई गड़बड़ ही कर देती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इससे, न जाने तूने कैसे एक साल इसे झेला। ये तो सारा दिन बस फोन और लैपटॉप में लगी रहती है, इसे फोन से फुर्सत मिले तभी तो घर का कोई काम काज सीखेगी। क्या करे माँ, काफी मॉडर्न खानदान से है और ये मॉडर्न लोग ऐसी चीजें नहीं सिखाते अपनी बेटियों को। मैं फिर भी नेहा को समझा दूंगा। ऐसा कहकर सौरभ नेहा को समझाने चला जाता है। कुछ दिनों बाद कुसुम की तबीयत काफी खराब हो जाती है। बड़ी बहू सोनिया काम करने के डर से अपने मायके भाग जाती है। ऐसे में नेहा ही इंटरनेट पर पढ़ कर कुसुम की खूब देखभाल करती है। फिर अचानक ही कुसुम की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। सास की तबीयत को बिगड़ता देखकर नेहा हॉस्पिटल वालों को बुलाने के लिए कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की वजह से डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। नेहा इधर उधर देखती है मगर उसे कोई सवारी नहीं मिलती। इसके बाद नेहा इंटरनेट से वीडियो देखकर कार चलाना सीख जाती है और सौरभ की कार में उसे बिठाकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर कुसुम का इलाज करके बोलते हैं, आप सही समय पे इनको लेके आ गई, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती थी। अब ये खतरे से बाहर हैं, आप इन्हें लेके जा सकते। इसके बाद कुसुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लेटे नेहा से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, कितना भला बुरा कहा, मगर आज तूने मेरी जान बचा के साबित कर दिया कि तू काफी समझदार है और मैं नादान हूँ। आपने जो भी कहा था मेरे भले के लिए कहा था, ये सब छोड़िए और घर चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों घर आते हैं और कुसुम अपनी सुपर मॉडर्न बहू नेहा को एक्सेप्ट कर ही लेती है। राधिका एक बहुत ही तेज और शातिर दिमाग की लड़की थी, जिसका पहला और आखिरी प्यार था गोलगप्पे खाना। जहाँ भी गोलगप्पे की बात आती तो वहीं वो गोलगप्पा क्वीन बन जाती। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड निहारिका और उसमें गोलगप्पे को लेकर बहस हो जाती है। जहाँ एक तरफ निहारिका का कहना ये होता है कि वो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खा सकती है, तो वहीं राधिका का कहना होता है कि वो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खा सकती है। ऐसे ही कुछ समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन दोनों फ्रेंड्स एक गोलगप्पे वाले के पास जाती है, जहाँ निहारिका बोलती है, भैया फटाफट से 2 प्लेट चटपटे से गोलगप्पे लगा दो, और हाँ देखते रहना कहीं ऐसा न हो कि आज आपका पूरा ठेला खाली हो जाए। 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ बेटा, रोज कोई ना कोई आता है गोलगप्पा कंपटीशन लगाने, पर मजाल है 20 प्लेट से ज्यादा कोई खा पाए। और भैया अगर मैंने 20 प्लेट गोलगप्पे खा लिए तो? खा लिया तो एक दिन के लिए मेरी दुकान आपकी और लाइफ टाइम गोलगप्पे फ्री दूंगा। ठेले वाले की ये बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है
और गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते राधिका 20 प्लेट से भी ज्यादा गोलगप्पे खा जाती है और शर्त जीतकर गोलगप्पे वाले से बोलती है, तो भैया जी अब तो मैं शर्त जीत गई। अब तो आपको मुझे लाइफ टाइम फ्री गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। सच में राधिका, गोलगप्पे के मामले में ना यार तेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठेले वाले भैया, अब जो आपने कहा था ना वो चैलेंज पूरा करो अपना। मैंने कब बोला शर्त लगाओ? अरे अब अपनी बात से पलटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे गोलगप्पे से बहुत प्यार है और जहाँ इनकी बात आती है ना वहाँ मैं कोई रिस्क नहीं लेती। राधिका और गोलगप्पे वाले में बहस हो जाती है और हार मानकर गोलगप्पे वाले को एक दिन के लिए राधिका को अपना ठेला देना पड़ ही जाता है। ये सब वहीं दूर खड़ा अविनाश नाम का लड़का देख रहा होता है और ये देखकर वो बहुत हंसता है। राधिका और निहारिका इस बात से बिल्कुल बेखबर होती हैं कि वो लड़का उन्हें देख ही जा रहा है और मजे से दोनों फ्रेंड्स फ्री के गोलगप्पे खाने में लगी रहती हैं। तभी उनके पास एक ग्राहक आता है और बोलता है, हाँ 1 प्लेट गोलगप्पे देना और तीखा बनाना। ये देखकर वो दोनों बुरा सा मुंह बना लेती है और राधिका गुस्से में उसको गोलगप्पे देती है, जिसे खाते ही वो ग्राहक नाटक करने लगता है और तेज आवाज में राधिका से बोलता है, तीखा बोला है, तीखा अच्छे से बना कर दो। तीखा चाहिए सर आपको? मुझे गोलगप्पे वाली समझ रहा है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। राधिका उसके गोलगप्पे में बहुत ही सारी लाल मिर्च डाल देती है। जैसे ही वो उस गोलगप्पे को खाता है तो ग्राहक के कानों से धुआं निकलने लगता है और राधिका को घूरते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही अविनाश उसके पास आकर उससे कहता है, अरे तुम तो गजब की लड़की हो, डर वर नहीं लगता क्या ऐसा करते हुए? कौन हो तुम? क्यों हंस रहे हो? मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं जानता और ना मैं तुम्हें। मैं तो बस दूर से तुम दोनों को देख रहा था और सच में ये देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अविनाश उन दोनों को सब कुछ बताता है और तीनों आपस में बात करने लगते हैं और एक दिन में ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों अपना अपना नंबर्स एक्सचेंज करके अपने अपने घर चले जाते हैं, पर अविनाश और राधिका की बात होती ही रहती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में सब बता देते हैं और उनकी रजामंदी से वो लोग शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद राधिका एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर अभी भी उसका पहला प्यार उसके गोलगप्पे ही होते हैं। ऐसे ही एक दिन राधिका अपनी सास रुचिका के साथ बाहर जाती है, तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाले के ठेले पर पड़ती है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी वो देखिए गोलगप्पे वाला, बड़े दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, चलिए ना खाते हैं। अरे करमजली ना स्वीटी, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं पहले वो तो कर लें। अरे माँ जी पूरा 1 हफ्ता हो गया मैंने गोलगप्पे नहीं खाए और ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे राशन लेने के लिए तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है, लेकिन मेरा गोलगप्पे वाला थोड़ी ना पूरा दिन अपना ठेला लगा कर रखेगा। रुचिका राधिका की जिद के आगे हार जाती है और दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच जाती हैं। रुचिका थोड़े से खाकर वहीं पर ही छोड़ देती है, पर राधिका खाती ही जाती है जब तक उसका मन नहीं भरता, जिस पर रुचिका उससे बोलती है, करमजली तू तो बोल रही थी कि तूने बस 2 दिन से नहीं खाए, पर तुझे देखकर तो लगता है कि तूने पूरी जिंदगी में नहीं खाए ये। रुचिका अगल बगल के लोगों को देखकर अपना गुस्सा शांत कर लेती है और राधिका राशन के आधे पैसों के तो गोलगप्पे ही खा जाती है और बचे हुए पैसों के पैक करवाकर अपने घर ले जाती है। अरे भुक्कड़ निर्लज, इतना तो तू खा गई, अब ये पैक किस लिए करवा रही है? सॉरी माँ जी,
मुझे पता नहीं चला और मैं राशन के पैसों के भी गोलगप्पे खा गई और मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे थे, इसीलिए मैंने गोलगप्पे पैक करवा लिए। अब इनसे राशन तो आ नहीं सकता था। एक काम करते हैं ना, आज सब गोलगप्पे खा लेते हैं, राशन हम कल ले लेंगे। अपनी बहू की ये बात सुनकर रुचिका गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसका चेकअप होने पर पता चलता है कि राधिका को फूड पॉइजनिंग हो गई है और डॉक्टर उसे बाहर की चीजें खाने से सख्त मना कर देते हैं, जिस पर रुचिका उससे कहती है, देख लिया, अरे ये नहीं सुधरने वाली। बुरा मत मानना राधिका, पर सोचो आज तुम्हारी ये हालत कैसी हुई है गोलगप्पे से। अगर तुम ठीक ही नहीं रहोगी तो गोलगप्पे कैसे खाओगी, बोलो। राधिका अपने पति और सास की बात समझ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिसके बाद वो उन दोनों से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अविनाश जी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। राधिका की ये बात सुनकर अविनाश और उसकी माँ उसे माफ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में राधिका पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी सास और पति से किए वादे को पूरी ईमानदारी से निभाती है और गोलगप्पे खाना बहुत कम कर देती है। ये सब देखकर रुचिका उसे दिल से माफ कर देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीना हमेशा से ही समीर से प्यार किया करती थी और अपनी शादी के ठीक एक रात पहले वो समीर से मिलने जाती है, जहां वो समीर को किसी और लड़की की बाहों में देख लेती है और ये देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो रोती हुई वहां से वापस आ जाती है और अगली सुबह दुल्हन की तरह तैयार होकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी और समीर की शादी होने वाली थी। साथ ही वहां पर वो समीर का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद समीर उसको फोन करके कोई जरूरी काम का बहाना बनाकर शादी करने से मना कर देता है। तभी वहां पर एक जतिन नाम का लड़का आता है, जो कि बहुत ही अमीर और बड़ा बिजनेसमैन था। वो समय का बहुत पाबंद था और उसकी होने वाली दुल्हन समय से वहां पर नहीं आ पाती, तो वो फोन करके शादी करने से मना कर देता है। और तभी उसकी नजर शीना पर पड़ती है, तो वो उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से यहाँ अकेले बैठे हो। आज मेरी शादी है। और आपके होने वाले पति कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने अचानक ही शादी के लिए मुझे मना कर दिया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। मुझे बस नाम के लिए एक शादी करनी है, क्यों ना मैं इसी से ही शादी कर लूं। अब अगर बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं एक दूसरे से? हाँ ठीक है, तैयार हूँ मैं शादी के लिए। इतने में शीना के पास समीर का फोन आता है और वो उससे बोलता है, हेलो शीना, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हूँ। आज मेरी शादी है। समीर ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, जब मैं यहाँ हूँ तो शीना किससे शादी कर रही है? जतिन और शीना दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जतिन शीना को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां उसकी माँ सुमोना दोनों का स्वागत करती है। शीना भी वक्त के साथ खुद को उस घर की बहू के रूप में ढाल लेती है, मगर दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। एक ही कमरे में होने के बाद भी वो दोनों अलग अलग ही सोया करते थे और शादी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और रात को जब जतिन ऑफिस से घर आता तब वो अपने कमरे में जाकर शीना से बोलता है, शीना यार, पता ही नहीं चला कब मुझसे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू यार। हाँ जतिन, शायद भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तभी तो
डायरेक्ट हमारी शादी ही हो गई जैसे ही हम दोनों मिले। और आज मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, सारी दूरियां मिटा देना चाहती हूँ मैं भी। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को खुद के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सास अपनी बहू से बोलती है, शीना बेबी, आज घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना। आज मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। ओके मॉम, अगर कुछ स्पेशल बनाना है तो वो भी बता दीजिए, सब कुछ रेडी कर दूंगी। नो बेबी, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे साथ में। ओके मॉम। कुछ देर बाद सुमोना की बेटी और दामाद उनके घर आ जाते हैं। शीना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर आती है। जब शीना उनको देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथों से चाय की ट्रे भी गिर जाती है, क्योंकि उसकी ननंद का पति कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड समीर होता है। समीर और शीना एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उसकी सास उससे बोलती है, What happened, baby? अब कुछ भी तो नहीं, वो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा सर भी घूम रहा है, इसीलिए अचानक से चाय गिर गई मुझसे। सॉरी। शीना फिर से चाय बनाकर लाती है और सबको दे देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद समीर उसके कमरे में आता है और उससे बोलता है, अच्छा, तो उस दिन तुमने मेरी पत्नी ज्योतिका के भाई से शादी कर ली थी? तुमसे मतलब मैं किसी से भी शादी करूं? मतलब तो अभी भी है बहुत। कैसे फंसाया इतने अमीर लड़के को, बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे छुआ तो बहुत पहले से ही था, वो भी बड़े अच्छे से। अब ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। तब और अब में बहुत फर्क है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी? अरे तुमने मुझे धोखा दिया। शादी से ठीक एक रात पहले मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ उसकी बाहों में देख लिया था, फिर भी मैं चुप रही। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे हद तो उस दिन हो गई थी जब तुमने शादी के दिन मैं दुल्हन की तरह तैयार खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने आने से मना कर दिया। अपना मुंह बंद करो, समझी? कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और समीर आए दिन शीना के करीब आने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक रात सभी लोग डिनर पर जाने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे में शीना बोलती है, मॉम आप सब जाइए, मेरे थोड़ा पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। OMG, क्या हुआ बेबी तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ मॉम, आप एंजॉय करिए ना आराम से। मैं कल जतिन के साथ चली जाऊंगी, डोंट वरी। मॉम आप जाओ, मैं शीना के साथ हूँ। ओ जतिन, आप मेरी इतनी चिंता मत करिए, कल चलेंगे ना डॉक्टर के पास। अभी आप जाइए, ओके? सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और समीर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर रास्ते से घर वापस आ जाता है। और जब शीना उसको देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपके से अपने पति जतिन को फोन करके उसके और समीर के बारे में सब बता देती है। तभी वहाँ पर समीर आ जाता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे साथ मैं वो प्यार भरे पल बिताना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम मेरा साथ दो इसमें। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें समीर? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। आज चाहे जो हो जाए, आज वो सब करूँगा जो मेरा दिल करेगा। किसी तरह शीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर समीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जतिन आता है और शीना को ऐसे देखकर वो रोने लगता है। साथ ही उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका तुरंत इलाज करते हैं। कुछ देर बाद बाकी लोग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं
और शीना का इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आकर सभी से बोलते हैं, जी आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन अफसोस हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या बच्चा? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट थी और गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। पूरा घर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। जतिन सभी लोगों को समीर की काली करतूत के बारे में बता देता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शीना जतिन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।